ठीक है, चलो कर लेते हैं आगे। ये हमारा हो गया 6.1 हो गया। ठीक है, अब अगली हेडिंग डालिए। ठीक है, होल्ड ऑन, चलो नेक्स्ट हेडिंग। नेक्स्ट हेडिंग डालो, वर्क एनर्जी थियरम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरम है, वर्क एनर्जी थियरम। मतलब वर्क वर्क और एनर्जी यहां से बेसिकली डिफाइन किया जाएगा और उनका आपस में रिलेशन क्या। ठीक है, तो जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो क्या था हमारा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। दोनों साइड में हाफ m से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाइंग बाई हाफ m बोथ साइड। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई हाफ m ऑन बोथ साइड, ये हो जाएगा हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m 2as। ये आ गया बेसिकली हाफ एम बी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू एम ए एस। तो ये टर्म आप लोग देखे हैं, देखे नहीं? हाफ एम बी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी, ये भी सेम चीज है। यू मतलब इनिशियल इनिशियल वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में जो एनर्जी है उसको हम लोग बोलेंगे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये वाला फाइनल। तो इसको हम लोग सिंबॉलिकली अगर के एफ लिखा जाए तो के एफ माइनस के आई। ठीक है, अच्छा एम इंटू ए क्या होता है, फोर्स। इसको हम लोग फोर्स इंटू एस लिख सकते हैं, या वेक्टर की लैंग्वेज में हम लोग इसको एफ डॉट एस लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक नया फॉर्मूला आ गया, के एफ माइनस के आई इज इक्वल टू एफ डॉट एस। इसी एफ डॉट एस को हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बीच में क्या है, डॉट। इसको हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, वर्क। और ये क्या हो गया तुम्हारा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, एफ डॉट एस, हाँ वर्क। ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये तुम लोग डेफिनेशन पढ़े होगे वर्क की, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इसको वेक्टोरली दिखाया जा रहा है। तो जो भी तुम काइनेटिक एनर्जी दो, कोई भी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होता है वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, वर्क में। मतलब किसी चीज में शुरू में एनर्जी है, बाद में किसी तरह उसकी एनर्जी बढ़ जा रही है, तो इसका मतलब जो एनर्जी में डिफरेंस आया, क्यों आया है, क्योंकि किसी ने उस पर काम किया है। ठीक है, कोई भी किसी ने वर्क किया है तभी उसकी एनर्जी बढ़ती। कोई चीज अपने स्पीड से चल रही थी, तुमने कुछ काम कर दिया फोर्स से, अगर फोर्स से काम कर दिया तो उसकी एनर्जी बढ़ जा रही है। तो जो बढ़ी हुई एनर्जी है, कितनी एनर्जी बढ़ेगी, जितना तुमने काम किया है। या उल्टा, अगर कोई चीज मान लो शुरू में एनर्जी है, बाद में कम हो जा रही है, इसका मतलब कोई भी काम वहां से ले रहा है। काम जैसे लेने का मतलब क्या है, जैसे मान लो कोई चीज चल रही थी तेजी से, बीच में रोड ऐसी आ गई, खराब रोड आ गई, या फ्रिक्शन वाली रोड आ गई, तो वहां पे क्या होगा, तुम्हारा फ्रिक्शन क्या करता है, उस वहां से एनर्जी ले लेता है एक तरह समझो। तो वहां पे तुम्हारा जो उसकी काइनेटिक एनर्जी रहेगी वो रिड्यूस हो जाएगी। वो काइनेटिक एनर्जी कहाँ जाएगी, वो फ्रिक्शन से काउंटर करने में। तो कहने का मतलब ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब किसी भी बॉल की अगर वेलोसिटी किसी भी तरह से चल रही है, अगर उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, तो इसका मतलब कोई फोर्स ने उस पर काम किया है। और कितनी बढ़ेगी, कितना एनर्जी में चेंज आएगा, जितना तुम वर्क करते हो, जितना वर्क किया गया। यही बोलते हैं कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। ठीक है, तो लिख लो एक लाइन में इसके बाद, वर्क इज डन बाय अ फोर्स on the body over a certain displacement
वर्क इज डन बाय ए फोर्स ऑन ए बॉडी ओवर ए सर्टेन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल, the change in kinetic energy of a particle is equal to the work done, is equal to the work done on it by the net force known as work energy theorem. The change in kinetic energy on a particle is equal to the work done on it by a net force, by a net force is known as, this is known as work energy theorem. लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, ये जो फॉर्मूला जो एप्लीकेबल है, ये फॉर्मूला एक स्पेशल कंडीशन में एप्लीकेबल है। कौन सा कंडीशन है? कांस्टेंट एक्सीलरेशन। मतलब अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो गया, ध्यान दो, तो ये F क्या हो गया? कांस्टेंट फोर्स। मतलब ये जो हम लोग अभी डिफाइन किए हैं, ये किस लिए डिफाइन हो गया? एप्लीकेबल ओनली फॉर कांस्टेंट फोर्स। अगर फोर्स वेरिएबल हो जाएगा तो कहानी फिर बदल नहीं, तो अभी आगे आएगा। ठीक है, एक एग्जांपल 6.2 देख लेते हैं। एग्जांपल 6.2 देखो क्या है। It is well known that raindrops fall under the influence downward gravitational force and opposing resistive force. ठीक है, the latter is known to the proportional to the speed of the drop, but it otherwise undetermined. तो वो क्या बोल रहा है कि जब भी बारिश की बूंद कोई गिरती है, जैसे मैंने एक बार दो बार एग्जांपल भी दिया, जैसे कोई हम लोग जैसे कोई मान लो फंक्शन हो रहा है, गोली लोग चलाते हैं, तो गोली की स्पीड जब चलाई जाती है तो बहुत तेज होती है। अब तुम लोगों ने क्लास 9th और 10th में जब पढ़ा है कि कोई चीज जिस स्पीड से गई है, जब वो घूम के वापस आएगी तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम हर जगह बराबर होता है, टोटल एनर्जी बराबर होती है। तो जिस स्पीड से गई है, धीरे धीरे वो क्या करता है? हाइट गेन करता है और ऊपर जाके कहीं वो रुक जाएगा, और रुक के जब वो वापस आता है तो अगर सेम हाइट ये फॉल कर रहा है तो उसकी स्पीड क्या रहेगी? सेम रहेगी। मतलब अगर तुम यहाँ से गोली फायर किए हो और किसी के सर पे वो गोली ऊपर से आके गिर रही है तो उसको तो मर जाना चाहिए, मर जाएगा ना भाई। तो इस तरह तो बैन कर देगा भाई, तालिबान वाले तो रोज फायर करते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर ऐसा होता, अगर ये लॉ फॉलो होता जो तुम लोग पढ़ते आए हो कि फॉलो होना चाहिए, लेकिन ये फॉलो नहीं होता रियल लाइफ। ये फॉलो होता तो शादी ब्याह में बंद हो जाता है ये फायरिंग। तो क्या हो रहा है यहाँ पे वही चीज बोल रहा है कि जब भी कोई चीज फॉल कर रही है ऊपर से, तो उसमें एक वर्ड लिखा है कि जैसे जैसे वो नीचे आ रहा है उसकी स्पीड बढ़ती जाती है, तो उसमें एक रेजिस्टिव फोर्स डेवलप होता है। उसको आगे पढ़ोगे विस्कस फोर्स बोलते हैं। वो विस्कस फोर्स शुरू में तो 0 होता है, लेकिन जैसे जैसे स्पीड बॉडी की बढ़ती जाती है वो विस्कस फोर्स बढ़ता जाता है। बेसिकली जो विस्कस फोर्स होता है वो प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी होता है। जितना बढ़ेगा उतना ये, तो कुछ समय तक तो भैया ये बढ़ने देता है, कहता है बढ़ लो जितना बढ़ना है। एक समय इतनी वेलोसिटी हो जाती है कि ये फोर्स भाई नीचे उसको कौन ले जा रहा है खींचते हुए? mg का फोर्स ये तो ले जा रहा है। अगर ये वेलोसिटी इंक्रीज करने दे रहा है, वेलोसिटी तुम्हारी ग्रेविटी के चलते इंक्रीज हो रही है, तो ये भी तो बढ़ रहा है, और ये रेजिस्टिव फोर्स है। ठीक है, ये अपोज करता है। एक समय धीरे धीरे, शुरू में तो ये वीक है, शुरू में ये 0 है, तभी जाके रुक गया। जब नीचे आना शुरू किया तो इसकी वेलोसिटी बढ़नी शुरू की, तो ये धीरे धीरे बढ़ने लगा। एक समय ऐसा आया कि इसकी ये फोर्स और ये फोर्स दोनों आपस में इक्वल हो गए। अब क्या होगा? अब फोर्स इक्वल हो गया तो क्या रुक जाएगा हवा में? नहीं, फोर्स अगर बराबर होने से क्या होता है? नेट फोर्स खत्म हो गया, मतलब एक्सेलरेशन खत्म हो गया। इसका मतलब हाँ, इसका मतलब वेलोसिटी क्या रहेगी इसकी? जो भी वेलोसिटी ये अटेन कर चुका है उसी वेलोसिटी से वो नीचे चलता जाएगा। तो इसको बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। हाँ ठीक है, तो टर्मिनल वेलोसिटी से ये नीचे फोर्स करेगा। फोर्स इक्वल होने का मतलब नहीं कि बॉडी आपकी रुक जाती
फोर्स इक्वल होने का मतलब कि जिस भी स्टेट में है, जिस भी स्टेट में है उस स्टेट में वो एनर्जी, ठीक है। समझ में आ गई है? तो इसमें वो क्या क्वेश्चन है, बोल रहा है कि कंसीडर ए ड्रॉप ऑफ मास 1 ग्राम फॉलिंग फ्रॉम ए हाइट 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर से नीचे से फॉल करता है। इट हिट्स द ग्राउंड स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। यहां से फॉल करना शुरू किया, कितना नीचे तक फॉल किया है? टोटल 1 किलोमीटर। कितना मास है इसका? 1 ग्राम। जिस समय हिट किया है उस समय उसकी वेलोसिटी निकाला गया है। क्या वेलोसिटी है? मतलब ये VF है, VI कितना हो गया? 0। ठीक है। इसमें पहला पार्ट में क्या पूछा गया है? व्हाट इज द वर्क डन बाई? बंद कर दो उसको, इतना बढ़िया नहीं। ठीक है, देखो तो पहला क्या पूछा गया? वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स। बताओ क्या होगा? वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स। वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। किधर लग रहा है? नीचे की तरफ। ठीक है, अब इसमें देखो क्वेश्चन पहले बना दिया गया, वर्क बाद में डिफाइन किया गया। क्वेश्चन पहले बना दिया गया है। वर्क इतना तो पढ़े तुम लोग, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ये तो 9 10 का जब भी पढ़े होंगे। वर्क क्या होता है? वर्क डन बाई फोर्स क्या होता है? फोर्स इनटू, तो वर्क डन बाई कौन सा फोर्स पूछ रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आप क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है? 10। मास दिया है, उसका मुझे नहीं पता मास दिया है कि नहीं दिया है। मास दिया है तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगता है किसी बॉडी पे? mg। इसमें क्या सोच रहे हो सब लोग? मास दिया है, mg दिया है, ये हो गया फोर्स। और डिस्प्लेसमेंट मतलब कितना वो डिस्प्लेस किया है, इनटू, निकालो कितना आएगा। मास दिया 1 ग्राम, मतलब 10 की पावर -3। जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं और 10 दिया है। और हाइट कितना है? ये 10 की पावर 3 कट गया। ये समझ में आया? वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स। सेकंड पार्ट क्या पूछ रहा है? देखो, वर्क डन बाई अननोन रेजिस्टिव फोर्स। अब देखो ऐसे फोर्स का तुम्हें वर्क डन पूछ रहा है जिस फोर्स के बारे में तुम्हें पता ही नहीं। तो तुम्हें अगर फोर्स पता होता, रेजिस्टिव फोर्स पता होता है तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कर देते। लेकिन क्या बोल रहा है ये? अननोन पहले ही वर्ड लिख दिया है। एक रेजिस्टिव फोर्स विच इज अननोन, तो तुम्हें क्या यूज करना पड़ेगा? देखो, काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना हो रहा है ये तुम्हें पता है। मैं देखो इस पूरे जर्नी के ड्यूरिंग द जर्नी कितनी फोर्सेस लग रही है इसके ऊपर? कितनी तरह की फोर्सेस लग रही है इस पे जो ड्रॉप है? 2 फोर्स लग रही है। पहली फोर्स ग्रेविटी जो इसको नीचे ले जा रही है, दूसरी फोर्स रेजिस्टिव फोर्स, या जो भी फोर्स डिस्कस में बोलोगी, अभी रेजिस्टिव बोलते हैं उसको, रेजिस्टिव फोर्स। ठीक है, रेजिस्टिव फोर्स का डायरेक्शन ऊपर और ग्रेविटेशन का डायरेक्शन। इस फोर्स के बारे में नहीं पता मुझे, मतलब कोई एक अननोन फोर्स है, अननोन फोर्स है, कोई अननोन फोर्स है। ठीक है, लेकिन ये पता है आपको फोर्स ग्रेविटी का। तो सबसे पहले ये देखो, अभी हमने क्या पढ़ा है वर्क एनर्जी थ्योरम में कि जो भी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा या KF माइनस KI होगा, KF माइनस KI होगा, ये क्या होगा? वर्क डन होगा।
कोई वर्क डन किया होगा। तो के एफ पहले निकाल लो, के एफ कितना होगा, हाफ, मतलब ये के एफ माइनस के, मतलब ये क्या चीज है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ, तो हाफ एम बी स्क्वायर, तो हाफ इंटू 10⁻³ इंटू 50 का स्क्वायर माइनस के आई 0, क्योंकि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, वेलोसिटी 0 है, तो ये इसके अंदर टोटल काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ है, इक्वल टू वर्क डन। दो फोर्स काम कर रही है, दो फोर्स काम कर रही है, तो दो तरह का वर्क, एक वर्क डन बाई ग्रेविटी हो गया, एक वर्क डन बाई रेजिस्टिव फोर्स हो गया। ये तुमने निकाल लिया, कैलकुलेट कर लो कितना हो जाएगा, वन पॉइंट 1.25। वर्क डन बाई ग्रेविटी कितना है, 10, रेजिस्टिव फोर्स WR माइनस, माइनस का मतलब क्या हो, मतलब जिधर फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट में डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट तो गारंटीड नीचे हो रहा है, फोर्स इसका मतलब किधर लग रहा है, ऊपर की। समझ में आया ये, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। ये वर्क डन जितने भी फोर्सेस के चलते हैं आप लगा सकते हो, अभी दो फोर्स से कई सारे फोर्स भी हो सकते हैं, तो यहां से आपने निकाल दिया उसको, फिर यहाँ आपने निकाला था ना वर्क डन बाय ग्रेविटी, ठीक है, ठीक है प्रांशुल, यस सर। ठीक है। अब हेडिंग लिखा गया आपके बुक में वर्क, तो लिख लेते हैं वर्क, तो वर्क को वेक्टोरियली बेसिकली डिफाइन किया गया, लिख लो वर्क क्या चीज। तो वर्क जो हम लोग का होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये डेफिनेशन इनसफिशिएंट होती है एक्चुअली। क्यों इनसफिशिएंट है, क्योंकि आप लोग वेक्टर पढ़ चुके हो, वेक्टर के हिसाब से जो वर्क होता है, वर्क क्या होता है, W, ये F डॉट S या F डॉट D डॉट होता है। इसका मतलब क्या, अगर इसको F D cos थीटा, मतलब ये बेसिकली थ्री थिंग्स जिस पर डिपेंड करता है, फोर्स पे डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, और दोनों के बीच में एंगल कितना, ठीक है। अगर थीटा की, तो ये बेसिकली क्या हुआ, जैसे मान लो तुम्हारा ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा, फोर्स इधर है, तो ये थीटा है, एफ डी कॉस थीटा, ये वर्क डन, ठीक है, पढ़ना है। अगर थीटा की वैल्यू 90 है तो वर्क डन 0। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे कोई कुली अगर सर पे अपना आपका बैग रखा हुआ है, ठीक है, बैग रखा हुआ है ये, तो ये डिस्प्लेसमेंट इसका किस डायरेक्शन में, ऐसे करके पैरेलल हो रहा है, मान लो 2 मीटर गया, तो फोर्स किधर लग रहा है, डाउनवर्ड mg, दोनों के बीच में एंगल 90, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन दिस डिस्प्लेसमेंट 0। तो अब फिर भी वर्क होता है कि नहीं होता है, कुली को पे करते भी नहीं करते हैं, हाँ, तो क्यों पे करते हैं हम लोग, क्या रीजन है, उसे बोल दो तुम, भैया हम तो फिजिक्स पढ़े हैं, डिस्प्लेस आपका डिस्प्लेसमेंट आपके, हम्म, हाँ वही तो बोल रहे हैं, आगे जा रहा है तभी तो 90 डिग्री बन रहा है, तो क्यों पे करते हैं, क्यों वर्क होता है, या क्यों क्यों हम लोग को मेहनत लगती है, क्यों पसीने आते हैं,
हाँ भारी है तो भारी तो नीचे है, वर्क डन तो 0 है। सोच पा रहे हो कि नहीं? हाँ सर, आज ये थोड़ा नेट का इशू चल रहा है, मैं बुलाया हूँ उसे, आ रहा है। हाँ। नहीं समझ में आया ना? बोलना भी आना चाहिए, एक्सप्लेन करना आना चाहिए। बोलो रैन जी। डिस्टेंस वर्क 0 है। वर्क का यूनिट क्या होता है? सही लिख लो, यूनिट क्या है? अब तो जानते ही होती है क्या होता है। जूल एक साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट है। हाँ? तो जब तुमने मैंने उठा के रख दिया तो मैंने काम कर दिया। मैं अपने फिर उसको बस पैसा दे रहा हूँ। एनर्जी भी पढ़ेंगे अभी, लेकिन वर्क और एनर्जी एक ही चीज है। अभी तुम लोग एग्जाम्पल जो कि उसको ठीक से समझे रहे, इसका रजिस्ट्री फोर्स के अगेंस्ट में वो काम कर रहा है। कौन सा रजिस्ट्री फोर्स लग रहा है? एनर्जी का जैसे काम नहीं, रजिस्ट्री फोर्स एनर्जी फ्रिक्शन यहाँ पे है, और फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर है? जब वो एक कदम आगे बढ़ाए, देखो ऐसे करके आगे बढ़े, ये पैर मेरा पीछे जा रहा है, तो वो फ्रिक्शन उसको आगे पुश कर रहा है। फ्रिक्शन उसको आगे पुश किया, डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ? आगे की तरफ। तो अगर इस फार्मूले में थीटा की वैल्यू अगर 0 है, या कॉस थीटा या थीटा की वैल्यू अगर 0 से 90 के बीच में, अगर वैल्यू एक्यूट है, ये वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? वर्क हो रहा है, मेहनत हो रही है। अगर ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इसका क्या मतलब हुआ? वर्क हो रहा है, वर्क अब ले मतलब, हाँ मतलब एक में इन्वायरमेंट के ऊपर हो रहा है, एक में इन्वायरमेंट ऊपर। हाँ, तो यहाँ पे रजिस्ट्रिव फोर्स के चलते उसको वर्क करना पड़ता है। ठीक है, ग्रेविटी के चलते वो चीज 0। क्योंकि अगर कल को मान लो अगर फ्रिक्शन 0 कर देते, तो एक बार वो स्लाइड मारता, कुछ वर्क होता है? नहीं होता। लेकिन वो चूंकि ये फ्रिक्शन है, इसीलिए तुम्हारा अगर इंक्लाइन आता है तो उसको ज्यादा मेहनत पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि mg का भी काम शुरू हो जाता है, mg के अगेंस्ट भी काम शुरू हो जाएगा उसका। mg इधर से कौन कंपोनेंट हो गया? ठीक है, तो mg के नीचे cos थीटा sin थीटा, उसके अगेंस्ट फिर उसको करना पड़ रहा है। समझ में आ गया? ये वर्क वाला पार्ट हो गया। अच्छा, एक और छोटा सा पार्ट है काइनेटिक एनर्जी। लिख लो, डिफाइंड है टाइम। काइनेटिक एनर्जी क्या चीज है? एनर्जी चलते नहीं होते, ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते वर्क डन 0। पूछा गया कुली के मूवमेंट में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स? वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू 0। उसको बाद में करते हैं। हाँ, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में म्यू mg आ जाता है, इसीलिए हैवी है तो ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, एक लोग काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी जानते हो आप लोग, क्या होता है? हाफ mv²। ये भी है कि स्केलर क्वांटिटी है, जैसे वर्क स्केलर है, भी स्केलर है। इसको वेक्टरली आप ऐसे भी लिख सकते, v डॉट v। v डॉट v का मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी वेक्टर का वेलोसिटी वेक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन है, डॉट प्रोडक्ट, इसलिए तुम्हारा 20 है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स करना चाहिए। हाँ बस इतना है, 30 मिनट बस डेफिनेशन है कि हाफ एम बी स्क्वायर है, पढ़ेंगे तुम लोग। सब ठीक है, चलो ठीक है, चलो मिलते हैं मैथ्स में।
ओके सर। ठीक है प्रांशु, करण यस। ज्वाइन करते हैं 5 मिनट में मैथ्स के लिए 6:20 पे करो। ओके सर।